जय हिंद साथियों, नमो नमः। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः हार्दिक अभिनंदनम, स्वागतम। आपका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका मित्र, आपका दोस्त TCG। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंदर संधि के सभी प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपने संधि प्रकरण को नहीं समझा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो और अपनी संस्कृत भाषा को समृद्ध बना सकते हो। मित्रों, संस्कृत भाषा के अंदर संधि और समास, इन दोनों ही टॉपिकों का बहुत अधिक महत्व रहता है। प्रत्येक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में जो हिंदी या संस्कृत से रिलेटेड होती हैं, उनमें संस्कृत और हिंदी दोनों के अंदर संधि और समास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संधि प्रकरण पूरा होने के बाद में अब हम शुरुआत करेंगे समास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास। समास क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, इन सबको हम डिटेल अध्ययन इस क्लास में करने वाले हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि ये जो समास शब्द है, समास शब्द वो सम उपसर्ग अस धातु मोटे तौर पे यहां से पर्सन बन जाता है। अस धातु एवं घई प्रत्यय, इन तीनों के योग से बनता है। समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु और घई प्रत्यय के योग से बनता है। यदि हम इसकी संस्कृत में परिभाषा देखें समास की, ये नोट कर लो। सम उपसर्ग, समास जो शब्द है वो सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ। मोटे तौर पर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। मेन फोकस हमारा संस्कृत ही रहेगा, संस्कृत के हिसाब से, लेकिन चूंकि हिंदी और संस्कृत दोनों लगभग समान है तो दोनों में ही यहां पे मैं चर्चा करूंगा। अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, और ये जो संक्षिप्त करने की प्रोसेस होती है इसको संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षिप्तीकरण, संक्षेप का अर्थ आप जानते होंगे, यानी छोटा रूप। ठीक है मित्रों, ये थी मुख्य बातें, यानी समास क्या होता है, किन किन शब्दों से बना है। तो आपको ध्यान रखना है सम उपसर्ग, उसके बाद में अस धातु यानी होना, और घय प्रत्यय, इन तीनों के योग से समास बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण। संस्कृत में इसकी परिभाषा देखें तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत बार पूछी भी जाती है। समसनम समासः
समसनम समास है। बहुत आसान सी है, समसनम समास है। अनेक पदानाम एक पदी बहुनम समास है। एक और परिभाषा होती है इसकी, अनेक पदानाम एक ही पद बहुनम समास है। ठीक है मित्रों, समसनम समास है या फिर अनेक पदानाम एक ही पद बहुनम समास है, ये इसकी संस्कृत में परिभाषा होगी। यानी अनेक पदों को एक पद बनाना, अनेक पदों का एक पद बनाना समास कहलाता है। नोट कर लिया होगा। देखो अब इसकी परिभाषा को हिंदी में भी जान लेते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों को मिलाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। ठीक है मित्रों, दो या दो से अधिक पदों को मिलाना समास कहलाता है। यथा राज्ञ पुत्र है। यहां पे हमारे पास दो पद हैं, इन दोनों पदों को हम मिलाएंगे और जब भी दोनों पदों को मिलाएंगे तो विभक्तियों का लोप कर देंगे। राज्ञ पुत्र है, इस प्रकार से यहां पे बनेगा ये राजपुत्र है। ठीक है, जैसे कृष्ण है, सर्प है, दो पद है, दोनों पदों को मिला दिया, पूर्व पद के अंत में जो विभक्ति लगी है उसको हटा देंगे और एक साथ लिख देंगे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है। इस प्रकार से दो या दो से अधिक पद होते हैं। जैसे दो से अधिक पद के लिए भी देखो, राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। दो से अधिक पद हो गए, राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, इन सबको भी एक साथ मिलाएंगे तो इसका रूप बनेगा राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से दो या दो से अधिक पदों को मिलाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाना समास कहलाता है। समास करते समय आपको ध्यान रखना है, समास करते समय पूर्व पद के अंत में जो विभक्ति आती है उस विभक्ति का लोप किया जाता है, यानी उसकी विभक्ति है उसको हटा दिया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसके नीचे थोड़ा सा और लिख लो, इस प्रकार, यानी ये जो समास बना है इस प्रकार निर्मित पद को, इस प्रकार निर्मित पद को समस्त पद कहते हैं। इस प्रकार निर्मित पद को समस्त पद
या फिर सामासिक पद। सामासिक पद दोनों एक ही बात है। इस प्रकार से निर्मित पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों पदों को हम मिलाएंगे तो ये समास बन गया, और इस प्रकार से जो निर्मित पद होता है इस संपूर्ण पद को सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जानते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से निर्मित पद को समस्त पद कहते हैं। अभी इसके अंदर हम सीखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या अलग अलग करना। मोटे तौर पे विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह समस्त पद, यानी जब हमने दोनों पदों को या दो से अधिक पदों को मिलाया तो वो समस्त पद कहलाया। समस्त पद को विभक्तियों सहित, समस्त पद को विभक्तियों सहित, समस्त पद को विभक्तियों सहित अलग करना, विभक्तियों सहित अलग अलग करना। यानी दो पद हो चाहे तीन पद हो, जितने भी पद होते हैं उन सब पदों को विभक्तियों सहित अलग करना, अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। साथ में नोट करते हुए चलो, समास विग्रह कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? समास विग्रह क्या होता है? यानी जो समस्त पद बनता है उस समस्त पद को विभक्तियों सहित अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अभी हमने देखा उदाहरण, जैसे राजपुत्र है। अब इसको समस्त पद कहेंगे। ये क्या है? समस्त पद है, यानी यहां पे हमने समास किया है तो समस्त पद है, लेकिन इसको हम वापस विभक्तियों सहित अलग अलग कर देंगे। ये बनेगा राज्ञ पुत्र है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको राजा का पुत्र, राज्ञ पुत्र का अर्थ हो गया राजा का पुत्र। साथ में हम ये भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है मित्रों, राज्ञ पुत्र है यानी राजा का पुत्र। यहाँ पे विभक्ति आ रही है। संस्कृत की बात करें तो षष्ठी विभक्ति आ रही है, राज्ञ पुत्र है। लेकिन जब हमने इसको एक साथ लिखा तो फिर विभक्ति का हमने क्या किया? लोप कर दिया। यहाँ षष्ठी विभक्ति थी लेकिन यहाँ पे हमने लोप करके और उसको राजपुत्र बनाया। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था, जैसे कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प है, इसमें कृष्ण सर्प है। हिंदी में बोले तो काला सांप। कृष्ण यानी काला और सर्प यानी सांप, काला सांप। ठीक है, एक दूसरे प्रकार से भी इसका समास विग्रह करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने समस्त पद का विग्रह कर दिया। समस्त पद का क्या कर दिया? विग्रह कर दिया, यानी अलग अलग पदों में इसको बांट दिया। ध्यान रहे, समास करते समय विभक्तियों का लोप किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय वापस विभक्तियों को लेकर के आएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। हो गया? ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हम देखेंगे समास के भेद, समास के भेद या समास के प्रकार। समास के भेद यहीं पे कर देता हूं, समास के भेद या फिर प्रकार, इससे प्रकार भी कहते हैं, वही बात है। समास के भेद कहो या समास के प्रकार। अब ये थोड़ा सा इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ये थोड़ा यहां पर विवादास्पद मुद्दा है, ध्यान रखना है। समास को हिंदी के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो इसके मुख्य तौर पे 6 भेद किए जाते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। यदि पद की प्रधानता के आधार पर पूछे जाए तो समास के 4 भेद माने जाते हैं। संस्कृत के अंदर बात करें तो जो भट्टोजी दीक्षित हैं, संस्कृत आचार्य, उन्होंने संस्कृत में समास के 4 ही भेद माने हैं। 4 ही भेद माने, उनको हमें समझना है कि कैसे 4 कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए। यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं समास के भेद। यदि इसके मुख्य भेदों की बात करें हिंदी के अंदर मुख्य भेद, तो इसके मुख्य भेद हो गए 6। और संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में इसके 4 ही भेद माने जाते हैं। 4 ही भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः 6 भेद कौन कौन से होते हैं उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास। ऐसे संस्कृत में 5 भेद भी माने जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास व्यक्ति विशेष के आधार पे होता है। अव्ययी भाव समास 1 नंबर पे। 2 नंबर हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। 3 नंबर कर्मधारी। कर्मधारी समास। 4 नंबर द्विगु समास। द्विगु समास। 5 नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और 6 नंबर पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, हिंदी की बात करें तो इसके 6 ही भेद माने जाते हैं। लेकिन वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, यदि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे जाए तो वहां पे आपको संख्या बतानी है 4। पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, तो वहां पे आपको भेद बताने हैं 4। ठीक है मित्रों, कौन कौन से होंगे 4? देखिए, जो भी समास होगा, चाहे वो अव्ययी भाव हो, तत्पुरुष हो, कर्मधारय हो, द्विगु हो, द्वंद्व हो, बहुव्रीहि, इनके अंदर प्रत्येक समास में कम से कम 2 पद होते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पद होंगे, जिनमें पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एक यहां पे उदाहरण लिखा था, राजपुरुष है।
तो इसके अंदर दो पद हो गए, पहला हो गया राज और दूसरा हो गया पुरुष है। इस प्रकार इसमें कितने पद हुए? दो पद हुए। कितने पद हुए? दो पद हुए। इसमें जो पहला पद है इसको पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद के नाम से जानते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। अब पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद माने गए। वो कैसे माने गए? यानी समास में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, हो सकता है कि कोई पद प्रधान न भी हो। ठीक है, तो पद की प्रधानता के आधार पर इसके चार भेद होंगे। उनमें से एक होगा ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, एक ऐसा समास होगा जिसमें पहला पद प्रधान होगा, एक ऐसा समास होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला भी और दूसरा भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों के दोनों प्रधान होंगे। और एक ऐसा समास भी होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। मीन्स दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, वहां पर अन्य अर्थ प्रकट होता है। जब दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो वहां अन्य अर्थ प्रकट होता है। इस प्रकार से पद की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के समास माने जाते हैं। एक जिसमें पहला पद प्रधान हो, दूसरा जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, एक ऐसा होता है जिसमें दोनों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, मीन्स पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और एक ऐसा होता है जिसमें ना पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें अव्ययी भाव समास की, नंबर 1 पे अव्ययी भाव समास, मैं वहां पे आगे पहला पद प्रधान होगा तो नंबर 1 लिखूंगा और दूसरा पद होगा तो नंबर 2 लिखूंगा। यानी अव्ययी भाव समास है ये ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। इसके बाद में तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है, कर्मधारय समास इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसमें पहला और दूसरा दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पहला ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो देखो यहाँ पे ये तीन ऐसे समास हैं जिसमें दोनों के दोनों पद, तीनों के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे भी दो दूसरा पद, यहाँ पे भी दूसरा पद और यहाँ पे भी दूसरा पद, इन तीनों समासों के अंदर दूसरा ही पद प्रधान होता है। इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक प्रकार माना जाता है। इन तीनों का सम्मिलित रूप से एक ही प्रकार होगा पद की प्रधानता के आधार पर। ठीक है मित्रों, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसको एक माना जाएगा। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, एक ये हो गया, एक दो, इन तीनों को मिलाकर के दो। इसके बाद में द्वंद्व समास जिसमें पहला और दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा प्रकार हो गया। और बहुव्रीहि समास जिसमें ना पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये क्या हो गया, चौथा प्रकार हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, यानी प्रश्न यहां से बन गया कि जो चार प्रकार हुए पद की प्रधानता के आधार पर, जिसमें से अव्ययी भाव समास हो गया पद की प्रधानता के आधार पे भी, यहाँ पे नोट कर लो। एक तो हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
समास। ठीक है, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान है। पहला जिसमें एक पद प्रधान होता है यानी शुरू का पद प्रधान होता है, दूसरा तत्पुरुष समास यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और तीसरा हो गया द्वंद्व समास जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा प्रकार हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है मित्रों, बहुव्रीहि समास। यहां पे छोटी की मात्रा होगी, इसको सही कर लो, बहुव्रीहि। ओके, इस प्रकार से चार भेद हो गए। अब दो समास जो बच गए हमारे पास, एक तो कर्मधारय और एक द्विगु समास। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हो गए? तत्पुरुष के। इस प्रकार तत्पुरुष में तीन समास शामिल कर दिए। एक प्रकार ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये तीन और एक ये चार। इस प्रकार से चार प्रकार माने जाते हैं। किसके आधार पे? पद की प्रधानता के आधार पर। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। नंबर एक पे पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास। नंबर एक पे हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब ये जो अव्ययी भाव समास होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले उनको हमें समझना पड़ेगा। इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अव्ययी भाव जो समास है, इसका संस्कृत में अर्थ होता है, संस्कृत में जो सूत्र बनता है, क्योंकि जो रीट जैसी परीक्षाएं हैं उनमें सूत्र पूछा जाता है, तो आपको सूत्र भी ध्यान रखना है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या सूत्र बनता है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। ये इसका सूत्र होता है। यानी इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो अव्ययी भाव समास है उसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत चेंज करके वो दे देता है, आपको ध्यान रखना है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, ये इसका सूत्र होता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता तो हमने वहीं पे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली थी कि इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान। क्लियर? दूसरी विशेषता क्या होती है इसके अंदर? वही पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला ही पद क्या होता है? पहला पद प्रधान भी हो गया, और पहला पद क्या होता है? प्रधान होने के साथ साथ में अव्ययी होता है। अव्यय। ठीक है, तीसरी विशेषता इसकी होगी, यानी ये हमेशा नपुंसकलिंगम में होता है। नपुंसकलिंगम में होता है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से
यानी पहला पद अव्ययी होता है तो इसके अंदर समस्त पद भी, जब ये होता है तो समस्त पद क्या बन जाता है, अव्ययी बन जाता है। पूरा का पूरा पद ही क्या बन जाता है, अवयव बन जाता है। पहला पद अवयव होने के कारण समस्त पद अवयव बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है, दूसरी इसकी विशेषता होगी पहला पद अव्ययी होता है और समस्त पद नपुंसकलिंगम होता है। समस्त पद नपुंसकलिंगम होता है, साथ में अव्यय भी होता है। क्लियर है? देखो अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। इसके उदाहरण देखेंगे। यथा ये जो यथा दिख रहा है आपको, जैसा या जैसी या जैसे के लिए यूज करते हैं, ये भी क्या है, अव्यय है और इससे भी अव्ययी भाव समास बनता है। यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति। ऐसे ही उदाहरण हो सकता है यथा भक्ति, यथा भक्ति। ठीक है? यथा गुणम, ठीक है मित्रों। देखो इसमें ये जो तीनों उदाहरण लिखे हैं, इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है। पहला पद क्या है, अव्यय। यानी संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और वो सारे के सारे उपसर्ग हैं, जो 22 के 22 उपसर्ग हैं, वो अव्यय का काम भी करते हैं। अव्यय का अर्थ होता है खर्च नहीं होने वाला, यानी जिसके ऊपर कारक विभक्ति लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, उन्हें अवयव शब्द कहते हैं, अवयव पद कहते हैं या अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्ग भी सारे के सारे किसका काम करते हैं, अव्यय का काम करते हैं। यहाँ पे देखो मैं ये अव्ययी भाव समास की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उन विशेषताओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो पहला देखेंगे हम, इसमें यथा और शक्ति दोनों को मिला दिया, यथा शक्ति। विभक्तियों का इसमें लोप हो गया, जब भी समास करेंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये आपको अभी बताया था। तो ये जो यथा है ये क्या काम कर रही है, अव्यय का काम कर रही है, अव्यय है। यथा है वो अव्यय है। इसके बाद में इस समस्त पद की बात करें तो ये जो समस्त पद है ये नपुंसकलिंगम में होता है, नपुंसकलिंगम में होता है। साथ में ये समस्त पद है वो किसका काम करता है, पूरा का पूरा पद है वो भी अव्यय का काम करता है। और इसका जैसे हम हिंदी में अर्थ निकालें यथा शक्ति, तो हिंदी में अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो पहला पद है, पहला पद क्या है यहाँ पे, यथा। यथा का अर्थ हो गया के अनुसार, यथा का अर्थ हो गया के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। यहाँ पे शक्ति जो है वो प्रधान नहीं है, प्रधान कौन है, उसके अनुसार, जितनी शक्ति है ना उसके अनुसार। तो ये जो के अनुसार है ये प्रधान हो गया, यानी पहला पद होता है वो प्रधान भी होता है, अव्ययी भी होता है, नपुंसकलिंगम में होता है और पूरा का पूरा पद भी अव्ययी होता है। और ज्यादातर केसेस के अंदर ये यानी 99% नपुंसकलिंगम एक वचन में भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना। कोई अपवाद हो सकता है एक आध, नहीं तो 99% ये एक वचन में भी होते हैं, एक वचन में भी होते हैं।
देखो यहां से पर्सन बन सकता है, हिंदी के अंदर भी पर्सन बन सकता है, संस्कृत के अंदर भी पर्सन बन सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद अव्ययी होता है। तो सीधी सी बात है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की विशेषता है या विशेषता नहीं है, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो उसकी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पहला पद अव्ययी होगा, वही पद प्रधान होगा, समस्त जो पद होता है वो भी अवयव का काम करता है, साथ में नपुंसकलिंग होगा और एक वचन भी होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो अव्यय हैं इनसे अव्ययी भाव समास जो उदाहरण लिखे हैं इनको आप एक बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखो मैंने उदाहरण लिखा जैसे यथा, इसमें से जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं, बाकी वालों को तो हम शॉर्ट में करेंगे, लेकिन इनकी जो इसका समास विग्रह कैसे करते हैं इसको हमें अच्छे से समझना है। एक तो होता है यथा, एक होता है प्रति, एक होता है सह, एक होता है अनु, ये सारे अवयव होते हैं। एक होता है उप और एक होता है निर, एक होता है निर। इसके अतिरिक्त जैसे अधि है, क्या है अधि। मुख्यतः उदाहरण इन्हीं से आते हैं, कभी कभी इति से भी पूछ लेते हैं, ऐसे आ सकता है, ठीक है। और बाकी वालों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनको देखना है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यथा सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी के मुताबिक बात करें तो इसका अर्थ होता है जैसा या जैसी या फिर जैसे, सभी के लिए ये यूज किया जाता है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है। जैसा जैसी जैसे इसका अर्थ होता है। प्रति जो होता है इसका अर्थ होता है बार बार, यानी विवक्षा के लिए आता है, बार बार। या फिर हम बात करें तो ये विवक्षा के अर्थ में होता है, विवक्षा, ठीक है। सह का अर्थ आप सब जानते होंगे, सह यानी साथ, इस पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है, सह यानी साथ। कभी कभी सह नहीं देकर के केवल सह दे देता है, उसको भी हम समझेंगे। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे को पश्चात भी कहते हैं, ठीक है। उप, उप का अर्थ होता है पास में, पास को हम समीप भी बोलते हैं, समीप भी कहते हैं। इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है, इनका अर्थ समझना है, इसको संस्कृत में किस प्रकार से यूज करते हैं उनको भी आपको समझना है। निर का अर्थ होता है अभाव, निर्मित से होता है अभाव। अधि, अधि जो होता है वो अधिक के लिए यूज होता है, यानी ज्यादा के लिए, अधि अधिक या ज्यादा के लिए प्रयुक्त होता है। और इति जो होता है वो यूज होता है इस प्रकार या ऐसा, इसके लिए यूज होता है। आपको इन सबको अच्छे से याद रखना है। ये तो हो गया इसका हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ। अब ये जो यथा होता है, यथा जो होता है इसको संस्कृत में यथा ही कहते हैं, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय इस यथा के स्थान पे हम अंति क्रम में शब्द का यूज करेंगे। अंति क्रम में किसका यूज करेंगे, अंति क्रम में का यूज उपयोग करेंगे। प्रति, प्रति को प्रति कहते हैं, यानी बार बार या इसकी विवक्षा होना, ठीक है, विवक्षा होना, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फिर सह यानी साथ, साथ को ऐसे के ऐसे ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनु, अनु को पीछे या पश्चात कहते हैं, पीछे या पश्चात कहते हैं। तो इसको संस्कृत में भी
पश्चात लिखेंगे। यहां पे दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई तो कभी भी संस्कृत में यहां से अव्ययी भाव समास से प्रश्न गलत होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। यथा, जैसा या जैसी या जैसे, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, साथ में हिंदी के आधार पर भी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में जैसा जैसी जैसे के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, और यथा को यथा के स्थान पे अंति क्रम में का प्रयोग करते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक है, प्रति यानी बार बार, विपक्षा होती है वहां पे, सह साथ में, अनु पश्चात या पीछे, तो इसको संस्कृत में भी पश्चात ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पश्चात। उप, पास या समीप, संस्कृत में इसको समीपम कह देंगे, समीपम, समीपम, या फिर इसको समीपे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निर यानी अभाव, और अभाव को संस्कृत में कहते हैं अभावय, अभावय। ठीक है, अधि ज्यादा के लिए यूज होता है, इसको अधि को भी अधि के रूप में ही यूज करते हैं, है ना। लेकिन ये जो अधि होता है ना, पहले जब भी अधि आता है, पहले जब भी अधि आता है तो एक वर्ड यूज करते हैं संस्कृत में, न संप्रति, न संप्रति, न संप्रति, सॉरी देखो यहां अधि, अधि का ज्यादा के लिए प्रयुक्त होता है। अधि जब भी पहले आता है तो जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो उसके अंत में इति लगाएंगे, अब इति का प्रयोग करेंगे। अधि की तरह एक वर्ड आता है अति, अति, अति का अर्थ भी ज्यादा के लिए यूज होता है, अधि का अर्थ यहाँ पे ज्यादा के लिए नहीं होगा, सॉरी, अधि जो है उसका अर्थ यहाँ पे ये सम्मुख के लिए होता है, सम्मुख के लिए, सम्मुख, सम्मुख यानी पास के लिए एक प्रकार से यूज होता है। अति जो होता है इसका प्रयोग अधिक के लिए करते हैं, अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अधि यदि पहले आता है, अधि उपसर्ग पहले आता है, तो जब भी समास विग्रह करेंगे तो वहां पे हमें लास्ट में इति लगाना है। क्या लगाना है? इति। क्या रखना है? इति। और अधि के साथ में ध्यान रहे सप्तमी विभक्ति आती है, अभी हम चर्चा करेंगे। अति, अति जब भी आ जाए तो ये अत्यधिक के लिए यूज होता है, और आपको यहां पे लिखना है न संप्रति, न संप्रति, न संप्रति युज्यते, न संप्रति संप्रति युज्यते। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। युज्यते हो सकता है या प्रयुज्यते हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, ये तो इनके सामान्य से अर्थ हो गए। आपको संस्कृत की बात करें तो यहां से मैं इनको मिटा देता हूं, इसको थोड़ा इधर करेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इस पे मैं विशेष बात करूंगा। ये जो यथा है, यथा अंति क्रम के रूप में यूज होता है, यानी जब भी हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय अंति क्रम में लिखेंगे, यानी दूसरा पद है ना, यथा के स्थान पे अंति क्रम में लिख देंगे। यहाँ पे यथा का कोई औचित्य नहीं रहेगा। प्रति है उसमें तो प्रति लिखेंगे, प्रति में तो प्रति लिखेंगे। स में, स को संस्कृत में सहितम कहते हैं, यानी सहितम लिखेंगे। अनु, इसको हम पश्चात लिखेंगे, अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। उप, इसको लिखेंगे समीपम, संस्कृत के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। निर, इसको लिखेंगे अभावय, अभावय। और अधि जो है इसमें दूसरा पद में जिस प्रकार से हमने यथा को हटा करके अंतिक्रम में किया है, इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे इति।
क्या लिखेंगे, इति। क्लियर है। और जो अति आ गया उस वो आ जाए तो उसको हटा करके हम उसके स्थान पे नए संप्रति प्रयुज्यते या युज्यते इस प्रकार से लिख सकते हैं। युज्यते यानी उपयोग में लिया जाता है, नए यानी नहीं, संप्रति यानी बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको उपयोग में नहीं लेना है, इसके लिए हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में आप सबसे मेन क्या होता है कि जब भी हम अव्ययी भाव समास का समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय क्योंकि विग्रह करेंगे तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि विग्रह करते समय समस्त पद के अंदर जब भी हम विग्रह करेंगे तो उसको दो अलग अलग पदों में विभक्त करेंगे और साथ में विभक्तियां भी लगाएंगे, तो विभक्तियों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है अव्ययी भाव समास में, क्योंकि अव्ययी भाव समास को पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होती, आराम से पहचान लो, यथा प्रति सह उप अनु निर इति इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, लेकिन इसका समास विग्रह करते समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और एग्जामिनर जो प्रश्न देता है वो समास विग्रह से रिलेटेड ही देता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल यानी कक्षा 6 का जो विद्यार्थी होता है वो भी इसको समास का नाम तो आसानी से लिख देता है। तो आपको करना क्या है, अव्ययी भाव समास में आपको विभक्तियों का ध्यान रखना है, क्योंकि समास विग्रह करेंगे तो विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, विभक्तियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे यथा जो है, यथा नपुंसकलिंग वर्ड होता है ना, इसके साथ नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और प्रथमा विभक्ति में नपुंसकलिंगम में जैसे आपके है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, यदि एक वचन में है तो पुस्तकम, द्विवचन में है तो पुस्तके और बहुवचन में होगा तो पुस्तकानि। उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रति के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय का। सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तृतीय विभक्ति का। और ये जो तीन बच गए अनु, उप और निर, इन तीनों के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी का। अनु के साथ में भी, उप के साथ में भी और निर के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि अधि के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये जो अति है ना, इसके साथ में तो किसी भी विभक्ति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको नए संप्रति युज्यते यूज करना है। ओके, अभी जब मैं उदाहरण करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप देखते हैं इसके कुछ उदाहरण जिन्हें हम डिटेल से समझेंगे और अव्ययी भाव समास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब समास, ये जो अव्ययी भाव समास है मित्रों, इसका एक और ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दूसरा पद होता है उस दूसरा पद का जो अर्थ होता है या उसको संस्कृत में किस नाम से जानते हैं या कौन सा शब्द उसके लिए यूज करेंगे, अभी हमने सारणी में देखा था, तो उस शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, यानी दूसरे पद को पहले लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद में पहले पद को बाद में लिखेंगे। तो जैसा मैंने देखा यहाँ पे देखो, यथाशक्ति, क्या लिखा है, यथाशक्ति, तो इसमें दूसरा पद क्या है, शक्ति। अब देखो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंगम में होता है, तो नपुंसकलिंगम में अब शक्ति यहाँ पे एक वचन है और विशेष तौर पे सारे एक वचन में होते हैं, कहीं कहीं पर बहुवचन हो सकता है अपवाद स्वरूप। तो इसको जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद को सर्वप्रथम लिखेंगे समास विग्रह करते समय। क्या करेंगे हम, इसका समास विग्रह करेंगे। नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं,
समास का नाम पूछा जाए तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं। समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, दूसरे पद को सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शक्ति। लेकिन ये तो हिंदी के अकॉर्डिंग हो गया, संस्कृत के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, शक्तिम। क्या हो गया, शक्तिम। क्लियर। नपुंसकलिंगम एक वचन, दूसरे पद को पहले लिख दिया, फिर इसके बाद में जो पहला पद है इसका जो अर्थ होता है या इसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको लिखना होता है। यहां पे मैंने अभी आपको बताया था कि यथा के साथ में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हमने प्रथमा विभक्ति लगा दी, शक्तिम हो गया। फिर यथा का अर्थ क्या होगा वो लिखेंगे अंति क्रम में। इसका विशेष ध्यान रखना है, अंति क्रम में। आ गया होगा समझ में। आप देखो दूसरा और उदाहरण देखो, यथा भक्ति। यथा भक्ति करेंगे क्या, वही करेंगे, दूसरा जो पद है उसको पहले लिखेंगे विभक्ति सहित, है ना। तो यहां पे अभी हमने देखा यथा के साथ में प्रथमा विभक्ति आती है, तो भक्ति जो है इसको प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो क्या बनेगा इसका रूप भक्तिम, और आगे क्या लिख देंगे अंति क्रम में। यथा बलम, यथा बलम क्या लिखेंगे, दूसरे पद को पहले लिखेंगे बलम और आगे लिख देंगे अंति क्रम। इस प्रकार से चाहे कोई भी उदाहरण आओ आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना है दूसरे पद को पहले लिखना है, पूरे अवयवी भाव समास में यही होगा, यही प्रोसेस चलेगी। दूसरे पद को पहले लिखना है और जो अवयव है उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ प्रयुक्त करते हैं वो आपको दूसरे पद में यानी बाद में लिखना है। साथ में विभक्तियों का जरूर ध्यान रखना है, किसके साथ में द्वितीय विभक्ति आएगी, किसके साथ में तृतीय आएगी, चतुर्थी आएगी, इस प्रकार से। यथा के उदाहरण इस प्रकार से बहुत से उदाहरण आपको मिल सकते हैं, वहां उदाहरणों से कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से करना है। दूसरे पद को पहले ले आओ शक्तिम, फिर आगे लिख दो अंति क्रम में। यथा भक्तिम, यथा भक्ति भक्तिम अंति क्रम में, यथा बलम बलम अंति क्रम में। हो गया। यथा के बाद में प्रति। अब और भी शानदार जानदार मजेदार उदाहरण देखने को मिलेंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ये बहुत आसान है, अव्ययी भाव समास में सबसे आसान उदाहरण होता है प्रति का। जैसे प्रति दिनम, अभी मैंने आपको बताया था वो टेबल आपको ध्यान रखनी है, उसको याद रखना है। दिनम इसके साथ में द्वितीय विभक्ति आती है, जो दूसरा पद है उसको पहले लिखेंगे विभक्ति सहित, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अब मित्रों ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दिनम है ना इसमें खुद में भी द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम है होती है नपुंसकलिंगम वर्ड में। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। तो इसको आपको करना क्या है, इसमें तो सीधा सा है, जो आगे का जो दूसरा पद है इसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 2 बार लिख दो। क्या लिखोगे, दिनम दिनम, और लास्ट में क्या लिखना है, इस प्रति को ऐसे कैसे लिख दो, इसको ऐसे कैसे लिख दो, दिनम दिनम प्रति। ओके। और देखो जैसे प्रति ग्रामम, प्रति ग्रामम, इसमें भी वही करेंगे, दूसरे पद को पहले लिखेंगे ग्रामम, 2 बार लिखो ग्रामम और प्रति, ग्रामम ग्रामम प्रति, ठीक है। और देखो प्रति प्रतिक्षणम, इसको भी वही करना है, दूसरे पद को 2 बार लिख दो, क्षणम क्षणम, और लास्ट में लगा दो प्रति। ये अव्ययी भाव समास का सबसे इजी प्रकार है।
उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रतीक के उदाहरण देख लिए। अब हम देखेंगे सह के साथ में। सह, सह के साथ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया। तृतीया विभक्ति को आपको ध्यान रखना है। जैसे आ जाए सह चक्रम, सह चक्रम, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो दूसरा पद है, अविभाव समास में वही होगा, दूसरा पद है उसको विभक्ति सहित पहले लिखो, तो इसको लिखेंगे चक्रेण। कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया विभक्ति। चक्रेण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम। ठीक है, आ गया होगा समझ? चक्रेण सहितम। या और उदाहरण देखो, जैसे कई बार आपने निमंत्रण कार्ड मिलता है, उसमें नीचे लिखा होता है सहपरिवार। हिंदी की बात कर रहा हूं, और संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सहपरिवारम। तो ये आ जाए जैसे सहपरिवारम। यहां पे ये जो सह दिख रहा है आपको, ये सह का काम करता है। सह मीन्स साथ, उसका काम करता है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? परिवारे सहितम। ओके, और उदाहरण देखो। शेफलम, सैफलम। यहां पे बन जाएगा, दूसरे पद को पहले लिखेंगे तृतीय विभक्ति लगा करके, फलेन सहितम, प्लेन सहितम। ओके मित्रों, आगे देखो उदाहरण और देखेंगे हम। उप के देखते हैं। उप गंगम, उप गंगम। यहां पे क्या करेंगे? ये जो गंगम शब्द है इसको पहले लिखेंगे। विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति। ध्यान रखना, कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति। तो यहां पे हो जाएगा गंगाया। षष्ठी विभक्ति में गंगा जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति में इसका रूप बनेगा गंगाया। और उप का अर्थ क्या होता है? पास में या समीप के लिए यूज करते हैं, तो गंगाया समीपम। उपवनम, उपवनम। षष्ठी विभक्ति में वन को लिखेंगे, क्या बनेगा? वनस्य। और आगे समीपम। उपनगरम, उपनगरम। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे नगर को, तो बनेगा नगरस्य समीपम। ओके, इसी प्रकार से अनु का देख लेते हैं। अनुरथम, अनुरथम। अब वही करेंगे, जो दूसरा पद है उसको विभक्ति सहित लिखेंगे। अनु के साथ में कौन सी विभक्ति आती है? उप के साथ में, अनु के साथ में और निर, तीनों के साथ में षष्ठी विभक्ति आती है, तो अनु के साथ में षष्ठी विभक्ति होगी। और ये जो रथम शब्द है ना, इसका रूप बनेगा रथस्य, षष्ठी विभक्ति के अकॉर्डिंग रथस्य। और अनु का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अभी आपको बताया था, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे, रथ के पीछे, रथ के पीछे। और देखो अनुरूपम, अनुरूपम। रूपस्य क्या बनेगा? रूपस्य पश्चात, रूपस्य पश्चात।
इसी प्रकार से अनुगुणम, 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 और यहां पे बनेगा गुणानाम, गुणानाम पश्चात। मित्रों यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। अनुगुणम, देखो यहां पे मैंने रूपम के साथ में रूपस्य लिखा है, रथम के साथ में रथस्य लिखा है, लेकिन गुणम के साथ में गुणानाम लिखा है। यानी जो षष्ठी विभक्ति है उसका एक वचन, यहाँ पे भी एक वचन, लेकिन यहाँ पे गुण जो होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। हिंदी के अंदर भी ये जो अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं वो सारे बहुवचन में काउंट होते हैं। हिंदी में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो ये गुण बहुवचन रूप में हो गया, गुणानाम पश्चात। इस प्रकार से गुणानाम पश्चात बन गया। अब षष्ठी विभक्ति का एक और बच गया, कौन सा, कौन सा बच गया, निर। निर के साथ में देखेंगे जैसे निर्जनम, निर्जन, हिंदी में बोलते हैं ना निर्जन। निर्जन का अर्थ क्या होता है, जहां पे कोई नहीं रहता हो। यहां पे निर लगा है, निर उपसर्ग आया है। अब ये जो जन्म है ना इसको लिखेंगे, यहां पे भी ध्यान रखना जन हमेशा बहुवचन में ही आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे जनानाम। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि वहां पे किसी एक या आदमी का अभाव है, एक आदमी का अभाव होगा तो उसको निर्जन थोड़ी कहेंगे। यानी समस्त बहुत सारे, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं होता है उसको कहते हैं निर्जन। तो ये बहुवचन रूप में काउंट होगा, जनानाम अभाव है। कई बार हमें यहाँ पे चक्कर पड़ जाता है, और दोनों प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जनस्य अभाव है और जनानाम अभाव है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, जनानाम अभाव है को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जनस्य अभाव नहीं होता है। निर्जन मीन्स कोई भी नहीं रहे, इसका अर्थ बहुत से लोगों के लिए यूज होता है। निर्जनम ऐसे देखेंगे, निर्धनम, निर्धनम। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको डाल रहा हूं जहां से पर्सन बनते हैं सीधे सीधे इन एग्जाम्पलों से। निर्धनम, अब देखो यहां पे हमने जनानाम कर दिया, और यहां पे क्या होगा, निर्धनम। ये अनकाउंटेबल होता है, गिना नहीं जाता है ना। आप कहोगे कि सर धन को तो गिनते हैं, धन को नहीं गिनते, रुपयों को गिनते हैं ना। तो निर्धनम जो होता है ना धन, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, दोबारा इसको निर्धनम लिख दिया। क्या लिखेंगे, धनस्य, धनस्य अभावे, धनस्य अभावे। यानी जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है उसे निर्धन कहते हैं, मीन्स गरीब कहते हैं, ठीक है। और देखो इसका उदाहरण, जैसे निर्बलम, निर्बलम। अब ये जो बल है ये भी अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते, तो ये भी क्या होगा, एक वचन होगा। और क्या लिखेंगे, बलस्य अभावे, ओके। अधि के साथ में देखो, अधि के साथ में, अधि के साथ में करना क्या है, अधि के साथ में करना क्या है, अभी मैंने बताया था। जैसे उदाहरण लिखूंगा मैं यहाँ पे, अधि हरि। ये जो हरि शब्द है दूसरा दूसरा पद है उसको पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो हरि है ना, ये पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन अधि उपसर्ग लग गया यहाँ पे, नपुंसकलिंगम के अकॉर्डिंग काउंट होगा। देखो हरि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हरि जो शब्द है इसको सप्तमी विभक्ति में लेकर के जाएंगे। मैंने बताया था सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी यहां पे हम करेंगे हरो,
और जो अधि होता है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अभी हमने देखा था इति, हर वो इति, ठीक है। जैसे और देखो अध्यात्म, 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 है ना। अध्यात्म यहां पे देखो अधि आ गया, देखो यहां पे ध्यान रखना है अधि उपसर्ग लगा है, अधि जो है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, आत्मानि इति, आत्मानि इति, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से हमने देखा था अति के साथ में, अति, अति के साथ में देखा, अति के साथ में जब भी आएगा तो आपको मैंने बताया था अति जो होता है वो अधिक के लिए यूज होता है। जैसे लिखेंगे अति हिमम, जैसे कोई एग्जांपल हो अति हिमम, अति हिमम, अति हिमम, अति विरोध करता है, यानी कोई भी चीज की ज्यादा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं हो सकती, उस पोजीशन में अति ही कोई हम यूज करते हैं। तो इसमें करेंगे कैसे, हिमम यानी जो दूसरा पद है उसको पहले लिखेंगे, हिमम संप्रति, संप्रति ने युज्यते, यानी अब बर्फ का ज्यादा प्रयोग मत करो, बहुत अधिक होगी, अब ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ने युज्यते। जैसे और एग्जांपल आ जाए अति निद्रा, अति निद्रा यानी ज्यादा मत सो, बहुत ज्यादा समय के लिए सो लिए, 6 से 8 घंटे अधिकतम नींद हो सकती है, और उससे भी ज्यादा सो रहे हो तो फिर वो अति निद्रा में आ जाती है। इसके लिए हम यूज करेंगे निद्रा संप्रति, संप्रति ने युज्यते, ने युज्यते, ठीक है मित्रों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव समास, वैसे 16 अवयवों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट हैं वो 8-9 प्रकार जितने भी जहां से पर्सन बनने की संभावना रहती वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।